Hello friends, welcome back to our channel Creavidico. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. I have divided this national education policy into three parts because बहुत बड़ा है पॉलिसी को अगर हम लोग डिटेल में अगर जानने की कोशिश करेंगे तो वी हैव टू सी अ वेरी जैसे कि एग्ज़ाम पर्पस से भी डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम पर्पस से भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्ड वे में। सो इन पार्ट वन आई विल कवर द जो भी पॉलिसी क्या क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है उसके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड स्कूल एजुकेशन को मैं इस पार्ट वन में कवर कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट एंड बने रहिएगा टिल एंड। सो वी हैव टू सी दैट जो पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा दैट इज जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम MHRD जो था उसको रीनेम किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में MOE भी बोल सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना होगा। तो उसके बाद देखते हैं कमिटी फॉर ड्राफ्ट। कमिटी में क्या क्या ड्राफ्ट जो भी NPE या फिर हम लोग अभी बोल सकते हैं जो 2020 में जो आया है उसके मेंबर्स कौन कौन है, इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। कौन चेयरमैन था वो भी क्वेश्चन हो सकता है। सो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रकाश जावेदकर जी थे, देन के कृष्णर कस्तूरी रंगन वॉज द चेयरमैन। उसके अलावा चेयरमैन कौन था, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो अपकमिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो सब होंगे गवर्नमेंट के। उसके अलावा नेट स्लेट देन टेट जो भी स्टेट लेवल के होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे डिटेल वे में कवर कर रही हूँ सब चीज़ें। एंड मेंबर्स थे 8 विच इज फर्स्ट इज जो प्रोफेसर वसुधा कमत, प्रोफेसर मंजुल भार्गवा, डॉक्टर रामशंकर कुरील, प्रोफेसर DV कटिमनी, श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी, प्रोफेसर मजहर आसिफ, प्रोफेसर MK श्रीधर एंड डॉक्टर शकीला T सामसू वाज द सेक्रेटरी। तो ये चीज हमको ध्यान रखने वाली चीजें हैं। मेंबर्स के नाम भी पूछे जाते हैं। तो चेयरमैन कौन था, मेंबर्स कितने थे, 8 मेंबर्स थे उसमें से एक सेक्रेटरी थे। तो ये चीज हमको याद रखना होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे विद द की प्रिंसिपल्स। तो ये भी वेरी सॉरी एजेंडा हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद की प्रिंसिपल्स देखेंगे। तो एजेंडा क्या क्या था जो NPE 2020 में जो निकला है जो पॉलिसीज वो पहले दिया गया था। फर्स्ट इट वाज गिवन बाय जो कि आया था 1964। तो 1964 एंड 66 में दिया था कोठारी कमीशन या फिर कोठारी जी ने रिकमेंडेशन दिया था एजुकेशन में। उससे पहले ही हमारा एजुकेशन इंडियन एजुकेशन सिस्टम जस्ट बस मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं था। तो 64 66 में कोठारी कमीशन ने मीन्स कोठारी जी ने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के लिए कुछ कुछ रिकमेंडेशन किया। उसके बाद NPE जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वो होता है 1986 में। तो 1986 में फिर से उस चीज को रिवाइज किया गया। एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से होना चाहिए, पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को 1986 से याद रखना। देन अगेन उस चीज को रिवाइज किया गया था 1992 में जो POAB बोला जाता है। तो उसके बाद अभी जो बहुत बड़ा चेंजेस अभी आया है विच इज कम अक्रॉस वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये एक ड्राफ्ट था 2019 में ही इस चीज का देखा गया। एंड अभी भी अगर तुम लोग वेबसाइट में जाओगे NP सॉरी अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके वेबसाइट में अगर जाओगे तो वहाँ पे भी एक कॉलम है, वहाँ पे भी सजेशन मांगा जा रहा है कि इस पॉलिसी के रिगार्डिंग कुछ सजेशन है। तो वो आप लोग अपना अपना सजेशन भी दे सकते हो। तो एजेंडा देख लेते हैं क्या क्या विजन। मेन एजेंडा मतलब होता है एक चीज को शुरुआत करने के लिए कुछ कुछ एम एम करना कि उस एम के बेसिस में ये चीज होगा। तो उसका विजन एंड की प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा गया है विच वी विल डिस्कस्ड। यूनिवर्सल एक्सेस, सबको यूनिवर्सल मतलब सबको शिक्षा मिले। एंड अर्ली इस बार अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को भी बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया है इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। देन हाउ चिल्ड्रन विल लर्न, करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, किस तरह से बच्चे सीखेंगे करिकुलर वे में एंड पैरागोजिकल मतलब जो को करिकुलर और करिकुलम जो जितने भी हैं उसमें चेंजेस या फिर स्ट्रक्चर्स में चेंजेस लाया गया है। किस तरह से सीखेंगे, ना कि पहले होता था कि करिकुलम को
जैसे कि रिवाइज किया जाता था, लेकिन इस बार क्या किया गया है, दे हैव सजेस्टेड कि इस बार क्या होगा, किस तरह से सीखेंगे इन अ करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें भी चेंजेस आया है। करिकुलम में लर्निंग आउटकम्स को, लर्निंग जो आउटकम्स होगा, क्या सीखेंगे बच्चे, तो सीखते थे पहले क्या था कि जब हम लोगों को या फिर बहुत लोगों ने उस एजुकेशन सिस्टम से सिर्फ हम लोग लर्न करते थे, उसका आउटकम जैसे कि बहुत लोग सीखते हैं लेकिन उसका आउटकम नहीं रहता है, प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेट नहीं होता है। सो इस बार क्या किया गया है, करिकुलम में लर्निंग आउटकम्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है एंड कॉम्पिटेंसीज मीन्स डिफरेंट डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल स्किल, वो भी हम लोग देखेंगे। स्कूल्स में कॉम्प्लेक्स एक्रीडेशन, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल एस्टेब्लिश करने के लिए एक्रीडेशन, हाई एजुकेशन में ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एंड टीचर्स को भी डिफरेंट टीचर्स के लिए भी डिफरेंट रिकमेंडेशन दिया गया है एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, किस तरह से होगा, टीचर का रोल क्या होगा, टीचर को किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो चीज़। एंड डिफरेंट न्यू फीचर्स इंक्लूड किया गया है कि फोकस एरिया है इक्विटी, जेंडर एंड स्पेशल नीड्स। हाँ, इस बार ये चीज़ को भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंस दिया गया है स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, जेंडर एंड इक्वलिटी। एंड उसके बाद है गोल एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान। गोल मतलब कि कब तक, मतलब कौन से ईयर तक, 2025 2030, इस तरह से भी डिफरेंट गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन प्लान लिया गया है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, लेट्स चेक द की प्रिंसिपल्स। तो की प्रिंसिपल्स ऑफ एनईपी जो कि है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 22 मीन्स 2020 का फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या आएगा, ज़्यादातर अभी जैसे कि ये लॉकडाउन चल रहा है या फिर जो कोविड-19 का सिचुएशन है, उसकी वजह से हमको ये देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हम जो अपकमिंग जनरेशन है, उनको भी टेक्नोलॉजिकली जो बैरियर है, उस चीज़ को हटा के वी हैव टू अपडेट आवर एजुकेशन। ये हम सबको समझ में आ गया है कि व्हाई देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। सो उस चीज़ को भी ध्यान में रख के यूज़ ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ही सब कुछ असेसमेंट, ये सब कुछ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन एंड रिमूविंग बैरियर्स ऑफ CWSN का फुल फॉर्म है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो उनके लिए भी डिफरेंट जो बैरियर्स हैं उनको भी दूर करने का, जो मैंने अभी बोला था कि स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए भी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी क्लासरूम में एंड बाहर भी उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। देन कम्स इक्विटी एंड इंक्लूजन। इक्विटी मीन्स हम मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना एंड इंक्लूजन ऑफ एवरीवन, सो वेदर ही इज अ स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन या फिर जो भी है, सबको एक मतलब जो एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए वो समान होना चाहिए। उस तरह से भी उन्होंने डिफरेंट रिकमेंडेशन दिया है। तो उसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि इंक्लूजन मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट तो पहले से ही था, लेकिन जो अभी 2020 में जो होने वाला है इम्प्लीमेंटेशन, उसमें से हम लोग ज़्यादातर क्या देखेंगे, मोर इंक्लूजन ऑफ स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या, क्रिएटिविटी या फिर हम लोग इनोवेटिव डेवलपिंग लॉजिकल टाइप ऑफ सब्जेक्ट, या फिर मैथ्स में ही डिफरेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफरेंट सब्जेक्ट रहेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ज़्यादातर जो सब्जेक्ट रहेंगे उसमें क्रिटिकल थिंकिंग के स्टूडेंट का क्रिटिकल थिंकिंग आइडियाज़ किस तरह से हम लोग ला सकते हैं, उसमें ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल एंड इनोवेटिव थिंकिंग मीन्स द साइंटिफिक एटीट्यूड विल बी डेवलप्ड। रिसर्च को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, साइंटिफिक एप्टीट्यूड को डेवलप किया जाएगा। देन और भी हम लोग देखेंगे जब करिकुलम में, तो उसमें भी हम लोगों को मिलेगा कि क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से डेवलप हो सकता है। जो करंट अफेयर्स का कोर्स रहेगा, देन वोकेशनल कोर्स, तो ये सब कुछ क्या है, हम एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। सो जो कि बहुत ही अच्छा की प्रिंसिपल्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। उसके बाद देखते हैं जो भी कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन में जो जैसे कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड था पहले, कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम में पास करना है, सिर्फ उसके लिए हम लोग मतलब जो एजुकेशन हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम उसी में लेक करता था कि हम लोग ज़्यादा या फिर स्टूडेंट्स को ज़्यादातर एग्ज़ाम ओरिएंटेड के लिए बनाया जाता था, रादर देन द कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट है उसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाते थे बहुत स्टूडेंट्स। तो इस बार का जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे, उसमें क्या इम्पोर्टेंस दिया गया है कि उनका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो भी वो लोग सीखेंगे उसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो
तो विच इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, मतलब एक एजुकेशन सिस्टम इसी तरह से होना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट का कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो सके, ताकि वो आगे जाके उसी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से ही कैन डेवलप हिज पर्सनैलिटी, देन वो करियर भी अपना डेवलप कर पाएगा व्हेन वो कॉन्सेप्चुअली एक पर्टिकुलर टॉपिक को या फिर एक सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो ये चीज़ दिया गया है। उसके बाद डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट, तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी, डिफरेंट जो इंडियन लैंग्वेज है, डिफरेंट जो लोकल लैंग्वेज है, उस चीज़ को इंक्लूड किया गया है। मोर इंक्लूड मीन्स पहले तो था, लेकिन इस बार से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किया जाएगा रादर देन इंग्लिश लैंग्वेज से। तो इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे, एंड उसमें से क्या हो जाएगा, जो लोकल लैंग्वेज है या फिर जो मदर टंग है उसमें करिकुलम में ज़्यादा जैसे कि अगर कुछ बुक हैं जो एनसीईआरटी बुक जो पब्लिश करेगी इन नियर फ्यूचर, तो उसमें क्या देखा जाएगा कि जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम हमारे इंडियन कल्चर को ज़्यादा देखेंगे, जो भी जितने भी चैप्टर्स रहेंगे उसमें इंडियन लोकल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखा जाएगा, डाइवर्सिटी को इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरह का चीज़ें हम लोग देखेंगे इन द नियर फ्यूचर ऑफ आवर डिफरेंट बुक्स में। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना होगा, करिकुलम में चेंजेस लाएंगे। देन नेक्स्ट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये चीज़ डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट अगर करना ही है तो उसमें से कौन सा ज़रूरत होगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मीन्स कम्युनिटी का एक योगदान होना चाहिए, ताकि ये जो चीज़ें हैं फॉर एवरीथिंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से क्रिटिकल थिंकिंग, इक्वलिटी, इंक्लूजन, कॉन्सेप्शन, इसमें भी हमको क्या चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मेनली चाहिए। बिकॉज अगर हर एक कम्युनिटी के डिफरेंट ऐसे कि सोशल एनिमल है हम लोग, तो हम लोग अगर उस चीज़ में हमारा सपोर्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली एक जो एजुकेशन का पॉलिसी होता है, जो एजुकेशन का जो एम एंड विजन एजेंडा होता है, इट विल गेम सक्सेसफुल। तो इसीलिए प्राइवेट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, फैसिलिटेशन एक्टिविटीज़ या डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखा जाएगा। उसके अलावा कंटिन्यूअस रिव्यू, तो कंटिन्यूअस रिव्यू में क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिसर्च एक कंटिन्यूअस रिव्यू प्रोसेस होगा हर एक स्कूल का, हर एक जो हायर सेकेंडरी या फिर हायर जो भी हायर एजुकेशन के स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होंगे, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को लेके या फिर स्टेट को लेके एक क्या होगा, डिफरेंट कंटिन्यूअस रिव्यू होगा कि किसने कितना मीन्स असेसमेंट प्रोसेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो असेसमेंट करके वो लोग देखेंगे कि कितना डेवलप हुआ है, स्टूडेंट कितना सीखे हैं, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस देखा जाएगा। तो उसमें हम लोग एक्शन रिसर्च का भी देख सकते हैं, डिफरेंट रिसर्च या फिर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये था very important key principles of National Education Policy 2020, which is very important to be remember. Okay, so next we have to see new features in school education. New features क्या क्या लाया गया है। तो फर्स्ट, स्कूलिंग जो स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 3 years ऑफ एज ऑनवर्ड्स। ये कहीं कहीं पे लागू था जैसे कि, लेकिन अभी जो उस पॉलिसी के अंदर स्ट्रिक्टली उन्होंने मेंशन कर दिया है कि फ्रॉम 3 years ऑफ एज स्कूलिंग विल स्टार्ट। ओके, देन टू अचीव 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2020, जो एक इम्प्लीमेंटेशन का प्लान जो मैंने बोला था कि कौन से ईयर तक वो लोग, तो ये एक एजेंडा लेते हैं कि इतने ईयर तक हमको 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, जो भी जितने भी बच्चे हैं सब लोग स्कूल में एडमिशन लेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। तो ये उन्होंने एम किया है टू अचीव 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ओके, बाय 2030। उसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू बी रिमेम्बर्ड एज दिस पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, जो कि पहले जो मैंने कोठारी कमीशन के बारे में बोला 1964-66 में उन लोगों ने दिया था कि 10+, उसके पहले इतना जो स्ट्रक्चर था वो इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन कोठारी कमीशन ने, कोठारी जी ने 10+2 के बारे में रिकमेंडेशन किया। तो 1964-66 से मतलब वो चलता आ रहा है। तो आफ्टर सो मेनी ईयर्स अभी जाके 2020 में उस स्ट्रक्चर को डिवाइड या फिर हम लोग बोल सकते हैं ब्रेक कर दिया है इनटू 5+3+3+4 ऑफ पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैंने अलग स्लाइड में अच्छी तरह से डिस्कस करूँगी।
अभी देखते हैं मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू 5, मीन्स क्लास 5 तक क्या किया जाएगा, जो मैंने थोड़ी देर में बोला कि लोकल कॉन्टेक्स्ट को ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा ज़्यादा देन इंग्लिश को। तो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज वो वहाँ पे जो चल रहा है, जो रीजन से तुम बिलोंग करते हो, या फिर मदर टंग को एज अ तो स्कूल लैंग्वेज देखा जाएगा अप टू क्लास 5 तक। उसके बाद जैसे कि इंग्लिश मीडियम है जो भी है वो लोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज को किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेमवर्क के बाद, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया है। बिकॉज एज वी नो कि अगर तुम्हारा या फिर जो आने वाले बच्चे या फिर जो आने वाली जनरेशन है उनका अगर फाउंडेशन हम लोग अच्छा कर सकते हैं, देन वी कैन बिल्ड अ वेरी ग्रेट सिटीजन अमॉन्ग आवर इंडियन। तो इंडिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा सिटीजनशिप डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें एजुकेशन हैज़ अ ग्रेट जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि इट हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस। तो इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE शॉर्ट फॉर्म में, इसको ध्यान में रख के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, जो कि बाय 2030 तक उस चीज़ को इम्प्लीमेंट या फिर सॉरी उस चीज़ को अचीव किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि बचपन का जो एज होता है विच इज़ फाउंडेशन एज, जो कि ब्लैंक पेपर होता है, वहाँ पे तुम जैसे ही लिखोगे वो वैसे ही सीखेगा। तो इसीलिए इस पीरियड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो फाउंडेशन लर्निंग एज 3 to 8 ईयर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, विच इज़ फॉर्म एज 3 to 6 इन ECCE। तो इस एज में क्या किया जाएगा, उनको डिफरेंट फॉर्मेशन या फिर जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो सब कुछ सिखाया जाएगा। उसके बाद एज 6 and 8 इन क्लास 1 and 2 इन प्राइमरी स्कूल। तो इसमें ज़्यादातर फाउंडेशन को डेवलप किया जाएगा, फाउंडेशन लर्निंग, जो कि इंडियन कल्चर के बारे में हो या फिर ज़्यादातर इम्पोर्टेंस इंडियन कल्चर को बेसिक नॉलेज किस तरह से डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट पे या फिर जो बच्चे होते हैं उन पे किस तरह से डेवलप किया जाता है, किस तरह से डेवलप किया जाएगा, उसमें ज़्यादा फोकस किया गया है। उसके बाद आता है प्रिपरेटरी क्लास 5 से 6 तक डिवाइड किया गया है। उसमें आ जाएगा प्रिपरेटरी क्लास या फिर बाल वितिका फ्रॉम 5 to 6 ईयर्स ओल्ड बिफोर क्लास 1। जैसे कि क्लास 1 से 1 जब आएंगे उससे पहले का ये चीज़ है फ्रॉम 5 to 6 एज। जैसे कि यही फाउंडेशन लर्निंग एज में ही जो 6 से 8 से क्लास 1 and 2 प्राइमरी स्कूल शुरू हो जाएगा, उससे जो आंगनवाड़ी बालवाड़ी है उस चीज़ का मेंशन। तो बाल बतिका फ्रॉम 5 to 6 ईयर्स ओल्ड प्रिपरेटरी क्लास में ध्यान दिया जाएगा। तो उसको भी डिवाइड किया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में। ओके, उसके बाद आएगा यूनिवर्सल एक्सेस 3 to 6 ईयर्स। तो यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेस के हर एक बच्चे को फ्री सेफ हाई क्वालिटी ECCE एट आंगनवाड़ी प्री स्कूल एंड बाल विद्या, जो भी उनको चाहिए मटेरियल्स फ्री सेफ होना चाहिए, हाई क्वालिटी होना चाहिए, जो भी प्ले वे मेथड से सिखाते हैं, खेल कूद के जो लोग बच्चे लोग सीखते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा, क्वालिटी का ध्यान रखा जाएगा। स्कूल जो होगा आंगनवाड़ी प्री स्कूल, उसमें फ्री सेफ मतलब जो सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एंड यूनिवर्सल एक्सेस मीन हर एक बच्चे को उस चीज का क्या होगा, दे विल गेट अ चांस टू लर्न। तो ये चीज ध्यान में रखा जाएगा अप टू 3 to 6 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद मल्टी फैक्टेड लर्निंग जो मैंने बोला, स्पोर्ट्स को ध्यान रखा जाएगा। स्पोर्ट्स मीन्स जो बच्चों के लिए परफेक्ट होगा, मल्टी फैक्टर एक्टिविटीज या फिर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, खुद ही सीखना, उस तरह का चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट आइडियलिज्म पर्सपेक्टिव को भी इम्पोर्टेंट दिया गया है, डिफरेंट जैसे कि प्रैग्मेटिज्म को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है, लर्निंग बाय डूइंग को, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मल्टी फैक्टर learning also comes under early childhood care and education, which are very important point to be remembered, एंड उस चीज को अचीव किया जाएगा अप टू 2030 विद द ये चीज होगा मिनिस्ट्री ऑफ जो भी एजुकेशन है, देन उसके अलावा जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं उनके रिकमेंड सॉरी इनके सपोर्ट से ये चीज किया जाएगा, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज द फ्रेमवर्क, जो कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर के बाद बहुत ही ज़्यादा वो तो है एक फाउंडेशन एज। तो ये हो गया है
उसी चीज में आ जाएगा, लेकिन वी हैव टू, जो कि था 10+2, पहले जो 10+2, जो कि बड़ा ही सिंपल था समझने के लिए, बिकॉज हम सभी लोग या फिर मैक्सिमम लोग उस जो स्ट्रक्चर है उसमें ही पढ़े हैं। तो वो क्लास 1 to 10 मतलब इसमें आ जाएगा, जो कि ये है एग्जिस्टिंग करिकुलर फ्रेमवर्क, जो कि पहले था 2 इयर्स, सॉरी 10 इयर्स का जो एज फ्रॉम 6 to 16, या 10 इयर्स का जो भी स्कूल का हम लोग जो सीखते हैं, जो मैट्रिक या मैट्रिक देते हैं वो चीज़, एंड 2 इयर्स का हो जाता है हायर सेकेंडरी स्टेज। तो ये था हम लोग, जो हम लोगों ने पढ़ा है वो चीज़। तो ये अप टू मैट्रिक होता है, लेकिन उस चीज़ को क्या न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क में किस तरह से डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया, जो कि 2 पार्ट में था, उस चीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड किया है फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशन एंड प्रिपरेटरी स्टेज को अभी मैंने कवर किया, ये चीज़ अर्ली ईसीसीई के अंदर, मतलब उस चीज़ में इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, मीन चाइल्डहुड को किस तरह से डेवलप किया जाए, उस चीज़ के अंदर आएगा। एंड ये चीज़ आ जाएगा मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी, तो ये चीज़ हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं अगेन। तो सेकेंडरी स्टेज है वो होगा 4 इयर्स का, मीन्स ये चीज़ 5, 3, 3, 4, तो 4 इयर्स का हो गया सेकेंडरी स्टेज, जो कि होगा क्लास 9 to 12। अब मतलब उस लेवल में क्या होगा, एज 14 to 18 इयर्स ओल्ड बच्चों के लिए होगा। देन नेक्स्ट इज मिडिल स्टेज, जो होगा वो होगा 3 इयर्स, दिस वन 3 इयर्स, ये हो गया सेकेंडरी स्टेज, 3 इयर्स का हो गया मिडिल स्टेज। अच्छी तरह से सुनिएगा और याद भी रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लास 6 to 8 आ जाएगा मिडिल स्टेज, मीन्स एज 11 to 14 इयर्स ओल्ड के लिए है। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज 3 इयर्स का होगा, जो कि है 3 to 5 इयर्स। जो क्लास होगा 3 to 5 इयर्स, सॉरी ईयर्स नहीं, 3 to क्लास 5 तक आ जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज में, जो कि एज है 8 to 11 इयर्स ओल्ड, 3 साल का रहेगा। उसके बाद जो फाउंडेशन एज स्टेज मैंने अभी बोला 2 इयर्स का क्लास होगा 1 and 2, इस चीज को 5 इयर्स दिया गया है ना, तो इसी 5 इयर्स को भी अगेन दे हैड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट, कि 3 इयर्स का, 3 साल का सिर्फ आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बालविका, बालविका उस चीज में आ जाएगा एज 3 to 6 ईयर में। मतलब जो मैंने बोला था 3 साल में ही क्लास, मतलब स्कूल जाना शुरू कर देंगे बच्चे, तो एज 3 to 6 ईयर से शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट एडमिशन लेंगे आंगनवाड़ी प्री स्कूल में, उसके बाद 3 साल वहाँ पे पढ़ने के बाद, जो भी बेसिक चीजें प्ले वे मेथड से सीखने के बाद, दे विल गो टू क्लास 1 and 2। ठीक है, वो 2 साल वहाँ पे गए, उसके बाद 1 and 2 यहाँ से पास करने के बाद दे विल गो टू दिस स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज। ये भी प्रिपरेशन का एज माना गया है फ्रॉम 8 to 11, जो कि होगा क्लास 3 में 3, 4 and 5, मतलब 3 साल का यहाँ पे प्रिपरेटरी स्टेज में आ जाएंगे बच्चे। देन अगेन दे विल गो, उसके बाद उनको दिया जाएगा मिडिल स्टेज में। मिडिल स्टेज है क्लास 6, 7 and 8, ये भी 3 साल का है, तो क्लास 8 तक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो क्लास 8 में भी एक एग्जामिनेशन रहेगा, ये चीज़ मैं नेक्स्ट जो पार्ट 2 में कवर करूंगी कि जो असेसमेंट किस तरह से किया जाएगा। ओके, तो अभी मैं तो सिर्फ जो स्ट्रक्चर है उसको कवर कर रही हूँ। तो क्लास 8 यहाँ पे पास करने के बाद वो लोग यहाँ पे जाएंगे सेकेंडरी स्टेज। अभी पहले क्या था, 2 इयर्स, मतलब 11 and 12 एक साथ थे, लेकिन अभी नहीं, क्या होगा, अभी 9, 9, 10 and 11 and 12 इस चीज को एक साथ 4 इयर्स में कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि 4 इयर्स का हो जाता है। सो दिस नीड टू बी, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो न्यू फीचर्स है पैरालॉजिकल फ्रेमवर्क या फिर करिकुलम में। तो ये चीज़ याद रखना, 5+3+3+4, 5 तक मतलब क्लास, हम लोग बोल सकते हैं क्लास 2 तक, प्रिपरेटरी सॉरी जो आंगनवाड़ी बालवाड़ी से क्लास 2 तक यहाँ पे, क्लास 3, 4, 5 एक साथ यहाँ पे, देन 6, 7, 8 यहाँ पे, एंड 9 to 12 यहाँ पे। तो ये पैरालॉजिकल फ्रेमवर्क है। आई होप ये याद रह गया होगा। उसके अलावा हम लोग करिकुलम में क्या क्या चेंजेस देखते हैं वो भी देख लेते हैं। संस्कृत मीन्स जो मैंने बोला ऑलरेडी कि लोकल कॉन्टेक्स्ट को, इंडियन पर्सपेक्टिव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। तो उस वजह से पहले हमको क्या होता था कि स्कूल में ही संस्कृत लैंग्वेज था, एंड उसके बाद कोई अगर लेना चाहता है संस्कृत में तो मेजर सब्जेक्ट
वो ले सकता है। लेकिन अभी क्या किया जाएगा, एज अ संस्कृत विल बी ऑफर्ड ऑल लेवल्स ऑफ फ्रॉम, जैसे कि वो लोग लेवल दे देंगे कि कौन से लेवल से संस्कृत लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। एंड हायर एजुकेशन में भी एज एन वन ऑफ द ऑप्शनल लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज का पार्ट रहेगा। इस बार जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ आवर इंडिया, उसको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। जितने भी शेड्यूल लैंग्वेज 8 लैंग्वेज है उनमें से एक संस्कृत भी रहेगा। एंड आप लोग, मतलब जो भी आने वाले बच्चे हैं, वो उनमें से एक ऑप्शनल लैंग्वेज पेपर ले सकते हैं। ओके, उसके बाद इंक्रीज्ड फोकस्ड इन स्कूल ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मतलब जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे लैंग्वेज रिलेटेड, देन डिफरेंट मैथमेटिकल, उस चीज को डेवलप किया जाएगा। जैसे कि रेगुलर मैथमेटिकल मील्स इस तरह का, या फिर लैंग्वेज वीक, मैथमेटिकल वीक, इस तरह से डिफरेंट रिकमेंडेशन दिया गया है। वीकली एक्टिविटीज ऑफ लाइब्रेरी, स्टोरी टेलिंग, थिएटर, ग्रुप रीडिंग, राइटिंग, डिस्प्ले, या फिर फन पजल जो मैथमेटिक्स डेवलप करेगा, रियल लाइफ मैथमेटिक्स को इम्पोर्टेंट दिया जाएगा। तो ये रिकमेंडेशन दिया गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पहले तो हम लोग प्रैक्टिकल चीज को इम्पोर्टेंट ज़्यादा देते नहीं थे, लेकिन जो ये नया करिकुलम, सॉरी जो पॉलिसी है, वो मैक्सिमम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग अबाउट इट। उसके बाद रिड्यूस करिकुलम कंटेंट फॉर एनहेंसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जो कि वर्कलोड, जो भी स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा वर्कलोड की, जैसे कि हम लोग यशपाल कमेटी में भी पढ़े हैं कि क्या होना चाहिए कि जो भी कंटेंट मैटर वो स्पेसिफिक होना चाहिए, इरिलीवेंट चीज को हटा देना चाहिए। तो यशपाल जी ने भी वो चीज को रेकमेंड किया था, एंड दिस पॉलिसी हैड आल्सो रेकमेंडेड दैट पार्ट कि जो भी इरिलीवेंट कंटेंट मैटर है उसको हटा के वी हैव टू इंक्लूड, या फिर जो इंक्लूड किया जाएगा एनहेंसिंग इन लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस किया जाएगा। तो क्या देखा जाएगा कि करिकुलम कंटेंट मैटर कम होगा पहले से, लेकिन जो भी होगा उसमें स्टूडेंट्स का लर्निंग एनहेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स चॉइस। यस, जो पहले कोर्स चॉइस का जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था, अभी उस चीज को मतलब जो भी तुमको पढ़ने को मन कर रहा है, या फिर जो कोर्स में जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स है उनमें से चॉइस हम लोग, या फिर जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो लोग कर सकेंगे। देयर विल बी अ फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस। उसके अलावा भी डिफरेंट चॉइस अपने हिसाब से वो लोग ले पाएंगे। डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे म्यूजिक्स के, जो भी वोकेशनल स्किल्स, अभी मैं वो भी दिखाऊंगी तुम लोगों को। इंटीग्रेशन ऑफ एसेंशियल सब्जेक्ट्स एंड स्किल्स, जैसे कि मैंने बोला था साइंटिफिक टेम्पर को, आर्ट एंड एस्थेटिक मीन्स म्यूजिक सब्जेक्ट को, या फिर आर्ट सब्जेक्ट को, जो भी परफॉर्मिंग आर्ट सब्जेक्ट्स रहते हैं उसको भी इंक्लूड किया जाएगा एज अ स्किल, मीन्स एसेंशियल सब्जेक्ट हिसाब से, या फिर स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट हिसाब से इंक्लूड किया जाएगा। साइंटिफिक टेम्पर किस तरह से डेवलप होगा, रिसर्च ओरिएंटेड, जो कि मेन एम ही था कि क्रिटिकल एस्पेक्ट को डेवलप करना है, तो इसीलिए साइंटिफिक टेम्पर को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है। वोकेशनल सब्जेक्ट डिफरेंट, कारपेंटरी, उसके बाद मैकेनिकल, इस तरह के डिफरेंट जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स रहते हैं वोकेशनल स्किल्स के लिए, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा इन द कोर्स, ताकि वो कोर्स पढ़ के, जो महात्मा गांधी ने भी बोला था बेसिक एजुकेशन में कि क्राफ्ट एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग उस वोकेशनल को स्कूल में ही अगर अच्छी तरह से सीख लेंगे, एंड जो पढ़े लिखे अगर अच्छे कारपेंटर बन जाएंगे, तो क्या होगा, इट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। तो इसीलिए वोकेशनल सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया गया है। उसके बाद डिजिटल लर्निंग, तो डिजिटल लर्निंग में क्या, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि जो भी जितने भी डिजिटलाइज करेंगे या ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन किस तरह से लर्न करते हैं, ऑनलाइन किस तरह से रिपोर्ट कार्ड, ये सब कुछ के अलावा भी उनमें जो करिकुलम में डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू डिजिटल लिटरेसी को डेवलप किया जाएगा। डिजिटल इंडिया का जो भी एम है उसको फुलफिल किया जाएगा बाय टीचिंग डिफरेंट कंप्यूटर रिलेटेड बेसिक्स नॉलेज के अलावा भी उनको स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा, कोडिंग सिखाया जाएगा फ्रॉम द स्कूल। तो ये चीज़ भी बहुत ही अच्छा है। अगर एक स्टूडेंट या बचपन से ही स्कूल में से ही कोडिंग प्रोग्रामिंग सीख ले, तो he can develop his own website डेवलप कर पाएगा, देन डिफरेंट एप्स या फिर डिफरेंट जो भी रहते हैं उस चीज़ को डेवलप करके हमारा इंडिया का क्या हो जाएगा, एक डिजिटल लिटरेसी
डेवलप हो जाएगा। उसके बाद नॉलेज ऑफ इंडिया। नॉलेज ऑफ इंडिया में डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो भी हमारे इंडिया के सब्जेक्ट्स हैं, इंडिया के डिफरेंट इंस्पिरेशनल नॉलेज हैं या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन नॉलेज, जैसे कि टॉपिक्स ऑफ योगा, आर्किटेक्चर, मेडिसिन ऑफ जो इंडिया का है, फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ये चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा। उसके अलावा भी लोकल एंड ट्राइबल नॉलेज सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। उसके अलावा भी इंडियन जो नॉलेज जो एनसीईआरटी के बुक्स के बारे में बोला मैंने, इलेक्टिव स्टूडेंट्स को उस तरह से नॉलेज ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाएगा इन द करिकुलम। उसके अलावा भी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो चीज़ को भी इंक्लूड किया जाएगा, विच इज़ करंट अफेयर। डिफरेंट एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हो, डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हम लोगों को क्या देखा जाता है कि करंट अफेयर्स आता है, लेकिन जो हम स्कूल में थे तो सिर्फ एक पार्ट सोशल साइंस में उसका रहता था या फिर साइंस में। तो हम लोग जो कि बाहर स्कूल के पास करने के बाद जो हम लोग एंट्रेंस देते तो उसमें से हमको फिर से एक अ, पढ़ना पड़ता था अलग से, जो भी हम लोग स्कूल में सीखे हैं उसका ज़्यादा हम प्रैक्टिकल आउटपुट नहीं देखते थे। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के करंट अफेयर्स को भी 2 पार्ट में उन लोगों ने डिवाइड किया है, जैसे कि क्लास 7 to 8 में रहेगा, जैसे कि डिफरेंट क्रिटिकल इशू फेसिंग बाय कम्युनिटी में क्या-क्या हो रहा है, कंट्री में क्या-क्या है, क्योंकि बेसिक के बारे में वो सिखाया जाएगा, एंड वर्ल्ड में क्या-क्या हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन, इस तरह का मतलब जो बेसिक है उसके बारे में क्लास 7 to 8 के बच्चों को दिया जाएगा, 7 एंड 8 बच्चों को। देन क्लास 9 एंड 12 में क्या दिया जाएगा, जो कि थोड़ा हाई लेवल का करंट अफेयर्स है, व्हिच इज़ डिफरेंट कोर्स एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू डिफरेंट इकोनॉमी, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगज़ीन्स, बुक्स से, या फिर डिफरेंट रीजनल ऑथर्स ने जो लिखा है या फिर क्या हो रहा है इंडिया में, उसके बारे में एक डायरेक्शन उनको मिल जाएगा। स्किल ऑफ रीडिंग, डाइजेस्टिंग, एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा, जो कि अल्टीमेटली एक जॉब के लिए क्या करेगा, एक बच्चे को प्रिपेयर कर देगा इन क्लास 9 एंड 12। ओके, उस ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ही वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड स्टेप बाय आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो हम लोगों को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में भी हम लोगों ने कवर किया है ऑलरेडी, लेकिन इस बार जो पॉलिसी में क्या किया गया है, रिकमेंडेशन दिया गया है कि जो नेशनल, जैसे कि ये सब कुछ इंक्लूड करने के लिए बारे में उन्होंने बोल दिया है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में आया था, उसमें क्या होगा, रिवीजन होगा बाय द एंड ऑफ 2020। तो 2020 के एंड तक हम लोग डिफरेंट नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो करिकुलम में हम लोग ऑलरेडी चेंजेस देखने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा भी एनसीईआरटी के बुक्स, जो एनसीईआरटी नेशनल जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं, डिफरेंट स्कूल्स के बुक्स है, उसमें भी हम लोग एक बड़ी चेंजेस देखने को मिलेगा बाय फोकसिंग ऑन डिफरेंट रिकमेंडेशन गिवन बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो उसके बाद ये जो भी मैंने बोला, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मीन्स फ्यूचर में भी जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो पॉलिसी है दैट हैज completely change the current education into a very developmental way, and बहुत सारे changes already हो जाएंगे मीन्स अपकमिंग मंथ में। तो इसीलिए completely 2030 तक नो चेंजेस इज नीडेड। उन्होंने भी मतलब जो पॉलिसी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि 2030 तक या फिर 40 तक ये चेंजेस नहीं होंगे, एंड तो कि हम लोग देख सकते हैं कि तो ये चीज़ ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ न्यू एजुकेशन एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन जितने भी आने वाले हैं नेट के, सीटेट के, या फिर डिफरेंट स्टेट लेवल एंड गवर्नमेंट जो इंट्रेंस होंगे। तो इसके लिए अगर आप लोगों को जो इन्फोग्राफिक्स से मैंने समझाया है अगर पसंद आया है तो हिट द लाइक शेयर एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मैं मेरा जो नया वीडियो आएगा जो कि पार्ट 2 है, दैट विल बी ऑन असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बोला है, अकॉर्डिंग टू दैट डिटेल एनालिसिस मैं करूँगी। सो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस द बेल आइकन।
ओके, थैंक यू। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, एंड कुछ भी अगर पूछना है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो।